राजा राम है तो मैं क्या विद्यार्थियों को सिखाऊंगा, यही तो सिखाऊंगा, राक्षसों को समाप्त करो। जो छात्र है वो साहसी बने, हिम्मती बने, वही उस पर आक्रमण करता है तो उसका प्रतिकार करे वो, और बाद में संरक्षक होने के नाते हम उसको सहायता प्रदान करेंगे। 18 में गाजीपुर के एक डिग्री कॉलेज में मैंने भाषण दिया था, जिसको कुछ ट्विस्ट करके, तोड़ मरोड़ करके लोगों ने अपने स्वार्थ के हिसाब से प्रयोग किया और उसको विवादित करके बनाया। कॉलेज के प्रांगण में मैंने भाषण किया था। उस कॉलेज के 400 विद्यार्थियों ने महामहिम राज्यपाल महोदय जी को और मेरे पक्ष में मेरी प्रशंसा करते हुए और पत्र लिखा था। सभी ने दस्तखत करके पत्र भेजा था। ऐसा सुनने में आता है कि किसी कुलपति के पक्ष में 500 विद्यार्थी हस्ताक्षर युक्त पत्र राज्यपाल महोदय को भेजे, ऐसा आप सुनते नहीं होंगे। यूनिवर्सिटी का रिसोर्स बिना फीस बढ़ाए बल्कि फीस घटा करके, और पूर्वांचल विश्वविद्यालय का रिसोर्स जनरेशन का मैंने एक्सपेरिमेंट करके सफल प्रयोग किया था। 18 में मैंने भाषण में कह दिया कि अगले वर्ष का 15 अगस्त हम अखंड भारत में मनाएंगे, और 2019 के 15 अगस्त के एक 10-15 दिन पहले माननीय अमित शाह जी ने धारा 370 हटा दिया जम्मू कश्मीर। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका खबर तक मीडिया पर। इस वक्त हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद हैं वो तो पहचान की मोहताज नहीं है। हालांकि उनका एक जो वाक्य था वो काफ़ी ज़्यादा वायरल हुआ और इसके चलते कई जगहों पर सवाल भी खड़े हुए। वो वाक्य था कि पूर्वांचल विश्वविद्यालय के यदि छात्र हो तो कहीं भी मार खा के मत आना। इसी के चलते विवाद भी हुआ, और अब आपको परिचय करा ही देते हैं। हमारे साथ हैं प्रोफेसर राजा राम यादव, जो कुलपति रहे पूर्वांचल विश्वविद्यालय के, और अभी क्या स्थिति है, अब क्या करने जा रहे हैं, इन तमाम सवालों के जवाब हम आपको तलाश कर बताएंगे। स्वागत है सर आपका हमारे साथ। वो वाकया जो आपके साथ हुआ जरा वो बता दीजिए, कितने साल हो गए और अब क्या स्थिति है? एक्चुअली क्या था कि वो 2018 में गाजीपुर के एक डिग्री कॉलेज में मैंने भाषण दिया था, जिसको कुछ ट्विस्ट करके, तोड़ मरोड़ करके लोगों ने अपने स्वार्थ के हिसाब से प्रयोग किया और उसको विवादित करके बनाया। लेकिन वैसे उसमें ऐसी कोई बात नहीं थी जो विवाद का विषय हो, और जो मैंने बोला था वो संवैधानिक किसी भी व्यक्ति का अधिकार भी होता है, आत्मरक्षा का अधिकार भी होता है। और मैं तो ये कह सकता हूँ कि वो मेरे अंतरात्मा की आवाज़ थी, क्योंकि जब मैं अपने ऑफिस में था पूर्वांचल विश्वविद्यालय के, तो 4-5 उदाहरण मेरे सामने प्रस्तुत हुए कि छात्र आए और उन्होंने समस्या लिख करके भी थी, बताई भी थी। ऐसी समस्या थी कि उस मेरी आंतरिक वेदना जागृत हुई। मुझको बहुत पीड़ा हुई कि कैसे कैसे लोग अध्यापन के भी क्षेत्र में आ जाते हैं, जो विद्यार्थियों का भविष्य ध्यान में न रख करके और उनको कठिनाई में डालते हैं। वास्तव में वो भाषण मेरा अंतरात्मा की आवाज़ थी, आंतरिक वेदना वो प्रस्फुटित हो रही थी, और मैं सोच करके बोल भी नहीं रहा था, इसलिए ईश्वर ही मेरे मुंह से मेरी वेदना को जागृत करा रहा। मैं चाहता हूँ कि एक बार आप वो बोलें ताकि वो लोगों को एक बार फिर से स्मरण हो कि आखिर आपने कहा क्या था। मैंने तो यही कहा था कि भाई पूर्वांचल विश्वविद्यालय का जो छात्र है वो साहसी बने, हिम्मती बने, वही उस पर आक्रमण करता है तो उसका प्रतिकार करे वो, और बाद में संरक्षक होने के नाते हम उसको
सहायता प्रदान करेंगे। विश्वविद्यालय का छात्र वो है जो पर्वत की चट्टान में अगर पैर मारता है तो उसमें पानी की धार निकलती है। साथ ही साथ आप जान सकते हैं कि मैं गाजीपुर की धरती पर बोल रहा था। गाजीपुर उत्तर प्रदेश का ऐसा ज़िला है जहाँ पर सेना में सबसे अधिक जवान भर्ती होकर के जाते हैं। दूसरा, मेरा जन्म स्थान उत्तर प्रदेश का महोबा जिला है जिसे वीर भूमि कहा जाता है। तीसरा, मैं वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय का कुलपति था। वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय का कुलपति छात्रों को वीर बनाएगा कि डरपोक बनाएगा, कि समस्याओं से भागने वाला बनाएगा? ये सब माहौल आपको वीर ही बनाएगा वो। ये सब माहौल आपको वीर रस से भी लवरेज कर रहा था। और क्या। और जो राक्षसी प्रवृत्ति के लोग हैं तो वीर वही होते हैं जो राक्षसी प्रवृत्ति के लोगों को शीर्षासन कराते हैं। भाई राम का नाश किसने किया? रावण को ही तो नाश किया भगवान राम ने। तो मेरा नाम राजा राम है, तो मैं क्या विद्यार्थियों को सिखाऊंगा? यही तो सिखाऊंगा, राक्षसों को समाप्त करो और धर्म की स्थापना करो। आपकी सराहना भी हुई। पूर्वांचल विश्वविद्यालय जितने छात्र थे उन्होंने कहा ऐसा ही कुलपति हमको मिलना चाहिए था। आपको जान करके बड़ा इंटरेस्टिंग लगेगा कि जिस कॉलेज के प्रांगण में मैंने भाषण किया था उस कॉलेज के 400 विद्यार्थियों ने महामहिम राज्यपाल महोदय जी को और मेरे पक्ष में मेरी प्रशंसा करते हुए और पत्र लिखा था। सभी ने दस्तखत करके पत्र भेजा था। ऐसा सुनने में आता है कि किसी कुलपति के पक्ष में 500 विद्यार्थी हस्ताक्षर युक्त पत्र राज्यपाल महोदय को भेजें। ऐसा आप सुनते नहीं होंगे। इतिहास की पहली घटना थी। क्योंकि हमारा जीवन एक कुलपति का जो काम है, व्यवहार है, वो छात्रों के लिए होना चाहिए। मेरा अपना यही मानना है। इसलिए मेरे लिए तो मैं संबोधन भी करता था, प्राण प्रिय छात्रों। कुलपति के लिए तो प्राणों से भी प्रिय छात्र होता है। अब आप उस भाषण को याद करते हैं, अब आपको वहाँ से आए हुए भी काफ़ी दिन हो गए, कैसा महसूस होता है? अब छात्र इस रूप में याद करते हैं, आपको कमी महसूस होती है उनको? ऐसा लोग कहते हैं। बहुत सारे विद्यार्थी विश्वविद्यालय के आते हैं तो कहते हैं, अब उनको जैसा अनुभव होता होगा वैसा कहते होंगे। कई ऐसे काम मैंने शुरू किए थे जो किसी विश्वविद्यालय में इसके पूर्व हुए ही नहीं। जैसे किसी विश्वविद्यालय कैंपस के अंदर राम कथा का आयोजन मैंने 3 वर्ष कराया। इसकी प्रेरणा, इसका ध्यान मुझे कुलपतियों के सम्मेलन में हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री पूजनीय योगी आदित्यनाथ जी ने राम कथा की सराहना की थी कुलपतियों के सम्मेलन में। तो वो मुझे बात याद रह गई और मेरी रुचि भी थी, इसलिए मैंने राम कथा का आयोजन किया। कुछ लोगों ने इसके लिए आपकी आलोचना भी की कि विश्वविद्यालय में इस तरह के आयोजन क्यों करा रहे हैं? हाँ, जो कुछ थे साम्यवादी प्रवृत्ति के लोग थे, उन्होंने इसकी आलोचना की थी। जैसे बनारस के चंचल कुमार सिंह थे, जिनको मैं छात्र जीवन से ही जानता था। वो संघ विरोधी थे, इसलिए उन्होंने बड़े उत्कट शब्दों में सार्वजनिक आलोचना की थी, लेकिन उसका रिजल्ट तो उनको ही भोगना पड़ गया। ये राम कथा का प्रभाव भी था। अब आगे का क्या आपका पूरा प्लानिंग है? क्योंकि अब आप कुलपति से और मैंने ऐसे कुछ काम शुरू किए थे, जैसे पीएचडी करने के बाद इंस्टीट्यूशनल पीडीएफ की स्थापना। विद्यार्थी पीएचडी करने के पश्चात कई बार सड़क पर आ जाता है। जब उसको जॉब नहीं मिलता, अध्यापक नहीं होता, तब तक उसके सामने की आर्थिक स्थिति उसकी खराब हो जाती है। ये ऐसा काम था जिसकी सराहना अच्छे जो प्रोफेसर थे काशी हिंदू विश्वविद्यालय के, उन्होंने सराहना की कि ये काम तो किसी विश्वविद्यालय ने नहीं किया था, कि इंस्टीट्यूशनल विश्वविद्यालय
पीएचडी करने के बाद सरकार के बराबर पोस्ट डॉक्टरेट फेलोशिप की स्थापना किसी ने किया नहीं था, क्योंकि विद्यार्थियों की कठिनाई मेरे ध्यान में थी। इसलिए मैंने यूनिवर्सिटी का रिसोर्स बिना फीस बढ़ाए बल्कि फीस घटा करके और पूर्वांचल विश्वविद्यालय का रिसोर्स जनरेशन का मैंने एक्सपेरिमेंट करके सफल प्रयोग किया था। मैंने पीएचडी का ऑर्डिनेंस ऐसा बनाया जिससे प्रत्येक विद्यार्थी की मैंने 10,000 फीस घटाई थी पीएचडी की, और यूनिवर्सिटी के रिसोर्स करोड़ों में मैंने प्लस में किया था। बगल में 2-2 3 यूनिवर्सिटी थी। यस, तो अगर हम मेहनत करें, लोगों से सलाह लें, अच्छे लोगों के विचारों को आत्मसात करें, जो जिस फील्ड का एक्सपर्ट है उसकी एडवाइस पर अगर यूनिवर्सिटी में हम अच्छी मंशा से काम करते हैं, विद्यार्थियों को ध्यान में रख करके काम करते हैं, तो समस्या का समाधान बहुत अच्छा होता है। आज के समय में आप जो विश्वविद्यालय में लोग पढ़ा रहे हैं या जो कुलपति हैं, उनको क्या सलाह देना चाहेंगे कि माहौल जिस तरीके से बदल रहा है, कैसे काम करना चाहिए? मैं कुलपतियों को एक मित्र के नाते, कुलपति रह चुका हूं इसलिए मित्र के नाते मैं कह सकता हूं कि छात्र हित को ध्यान में रख करके और अनेक क्षेत्रों के विशेषज्ञों से सलाह ले करके और आत्ममंथन करके उनको निर्णय करना चाहिए। बल्कि सरकार यूजीसी कोई सिस्टम को आदेश के रूप में जारी कर दे, उसका भी प्रतिकार होना चाहिए। जैसे हम नई शिक्षा नीति के सिद्धांत तो हमारे अच्छे हैं, भाई भारतीय संस्कृति पर आधारित हमारी शिक्षा होनी चाहिए। पूर्वांचल विश्वविद्यालय ने जो सलाह दी थी नई शिक्षा नीति के निर्माताओं को, उनमें जो सबसे नंबर 1 पर हमने कार्य परिषद की बैठक बुला करके सलाह दी थी, उसको उन्होंने माना। हमने कहा था कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम संस्कृति एवं शिक्षा मंत्रालय होना चाहिए, तो शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया। इस बात की हमें बड़ी प्रसन्नता है कि पूर्वांचल विश्वविद्यालय की एक महत्वपूर्ण सलाह को नई शिक्षा नीति के अंदर समाहित किया गया। दूसरा कि 2018 में सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात यह है कि जो दूसरे विश्वविद्यालयों ने नहीं किया और हमने देश के हित में उसको किया, वो क्या था कि 2018 को स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर झंडा फहराने के बाद मेरे मुंह से अंतरात्मा की आवाज कही है, जो भी कही है, मैंने भाषण में कहा कि भाई अगले वर्ष का 15 अगस्त वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय स्वतंत्र भारत में मनाएगा, अखंड भारत में मनाएगा। तो सब लोगों के सन्नाटा छा गया, गंभीर हो गए लोग कि कुलपति ने क्या भाषण किया। लेकिन हमको जान करके बड़ी प्रसन्नता है कि हमारे देश के वर्तमान गृह मंत्री माननीय श्री अमित शाह जी, व्यक्तिगत रूप से मैं कह सकता हूं कि वो हमारे लिए भगवान साबित हुए, क्योंकि 2018 में मैंने भाषण में कह दिया कि अगले वर्ष का 15 अगस्त हम अखंड भारत में मनाएंगे, और 2019 के 15 अगस्त के एक 10-15 दिन पहले माननीय अमित शाह जी ने धारा 370 हटा दिया जम्मू कश्मीर की। तो एक प्रकार से 99% हम अखंड भारत में आ गए और उसकी दिशा में भी आ गए। ठीक है। इसके लिए विश्वविद्यालय की कार्य परिषद से वैधानिक रूप से प्रस्ताव पारित करा करके एक नागरिकता कानून संशोधन पर भी और अनुच्छेद 370 पर भी कार्य परिषद के द्वारा अभिनंदन प्रस्ताव पारित करा करके हमने महामहिम राष्ट्रपति जी को भेजा, देश के समस्त माननीय राज्यपालों को भेजा
माननीय गृह मंत्री जी को भेजा, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को भेजा। और ये जान करके बड़ी प्रसन्नता है कि जिस दिन हमने मेल किया तुरंत उसके दूसरे दिन मेल से माननीय अमित शाह जी का जवाब भी आ गया, आभार पत्र आ गया। 10 दिन बाद उनका हार्ड कॉपी भी आ गई। फिर हमने ऐसा भी नहीं कि केवल हमने वैधानिक समिति से उसको पास कराया हो, 1500 विद्यार्थियों का कार्यक्रम करके और हमने अभिनंदन प्रस्ताव पारित किया। मतलब कहीं कहीं इन फैसलों के पीछे पृष्ठभूमि भी तैयार कर रहे हैं। यस, ये कोई मतलब बहुत सारे कुलपतियों ने व्यक्तिगत रूप से स्टेटमेंट दिया होगा, लेकिन विश्वविद्यालय की कार्य परिषद के द्वारा वैधानिक रूप से प्रस्ताव पारित करा करके सरकार को किसी ने नहीं भेजा। और माननीय राष्ट्रपति महोदय ने जो इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में केस है, तो वो जो हमारा डॉक्यूमेंट है, दस्तावेज है, माननीय राष्ट्रपति महोदय ने गृह मंत्रालय को भेजा और इस आशय के पत्र के साथ कि इस डॉक्यूमेंट को, क्योंकि ये संवैधानिक संस्था कार्य परिषद के द्वारा विश्वविद्यालय द्वारा पारित किया गया, इसको पक्ष के रूप में, दस्तावेज के रूप में इसको सुप्रीम कोर्ट में इस्तेमाल किया जाए, उसकी कॉपी मुझको प्राप्त हुई। ठीक है, एक सवाल ये भी है कि उस दरमियान जब ये सब सारी चीज़ें आप कर रहे थे, पॉलिटिकल सवाल भी उठाए गए। एक आपके जाति का मुद्दा उठाया गया कि आप इस जाति से होकर संघ को क्यों सपोर्ट करते हैं। उस जाति के कई राजनेता जो है कई पॉलिटिकल पार्टियों में हैं, तो वो बताते रहे कि आप ऐसा कैसे कर सकते हैं, जबकि संघ में तो सवर्ण लोग ज़्यादा हैं। इस तरह की बातें उठाई गई। इन सब से आपको कोई फ़र्क पड़ा या आप सच्चाई क्या है, ज़रा उसको बताइए। इस तरह के सवाल मेरे से व्यक्तिगत रूप से किसी ने नहीं उठाया। कहीं आपस में बैठ करके चाय की दुकान में बहुत सारे लोग बहुत तरह की बातें करते हैं, क्योंकि उन्होंने हमारा कुलपति के रूप में असली रूप देखा हुआ था। तो इसलिए ऐसा कोई, क्योंकि उनको मेरे कार्यकाल के दौरान ऐसा कुछ लगा नहीं कि हम किसी जाति का पक्ष लेते हैं, किसी संप्रदाय का पक्ष लेते हैं, किसी पंथ का पक्ष लेते हैं। इस प्रकार की कोई बात हमने कार्यकाल के दौरान आने ही नहीं दी। इसलिए अपने स्वम स्वम चरित्रम शिक्षेरम पृथिव्या सर्वमानवा, हम अपने आचरण से इन सब चीज का उत्तर देते रहे, क्योंकि मुंह से उत्तर देने में समस्याएं खड़ी होती हैं। इसलिए अच्छा तो यह है कि ऐसे कॉम्प्लिकेटेड और सवालों का जवाब आचरण से देना ही ठीक होता है। ठीक है, अक्सर अधिकारी रिटायरमेंट के बाद जो है उनका पता नहीं चलता है कि वो इनएक्टिव हो जाते हैं। कुलपति रिटायर होने के बाद क्या क्या करते हैं, ज़रा इसको बताइए, और आपकी आगे प्लानिंग क्या है? भाई, कुलपति रहते समय उसके काम और उसके मतलब शैक्षणिक जीवन से संबंधित बहुत सारे लोगों को ज्ञात होता है। जैसे जो अपनी शैक्षणिक यात्रा में थोड़ा सक्रिय रहता है, रिसर्च में सक्रिय रहता है, तो उसकी एकेडमिक लाइफ के बारे में सारे देश को, विदेश के लोगों को पता हो जाता है। तो उसके रिटायरमेंट के बाद उसके अनुभव का, उसके काम का सब जगह लोग लाभ लेने के लिए उसको बुलाते हैं। वो वहाँ जाते हैं और कार्यक्रमों में जाते हैं, कुछ व्यक्तिगत रूप से अपने छात्रों की हेल्प करते हैं और खुद भी कभी कभी कार्यक्रम आयोजित करते हैं। इस तरीके से समाज में योगदान होता रहे, देश के विकास में योगदान रहता रहे, ऐसी मानसिकता के साथ बात का जीवन बिताना अच्छा होता है। आपकी आगे की प्लानिंग क्या है? हमारे आगे की प्लानिंग यही है कि भाई जो हमारे दिमाग में है अच्छी चीज़ों की, और मेरा तो कहना यह है कि किसी भी समस्या का, बड़ी से बड़ी समस्याओं का राष्ट्र के विकास में सबसे बड़ा योगदान शिक्षा का होता है। जैसी बालक की शिक्षा होती है वैसा ही देश बनता है। देश उसी प्रकार का बनता है जैसे विद्यार्थियों की शिक्षा होती है। भिन्न भिन्न क्षेत्रों में वैसे ही लोग मिलते हैं, जड़ में उसके शिक्षा होती है। अगर हम शिक्षा की उपेक्षा करें और एक प्रकार से किसी भी वृक्ष को हम ऊपर से पानी डालें तो वृक्ष कभी हरा भरा हो नहीं सकता। अगर आपको कहीं चलते रहा मिल गए कोई पूर्वांचल विश्वविद्यालय का छात्र, तो पहला सवाल आप उनसे क्या पूछेंगे?
क्या दिमाग में आपके होता है कि अगर हमारा छात्र कोई मिलता है पुरातन? भाई उसकी प्रगति देखेंगे कि भाई क्या कर रहा है, कैसा सोच रहा है, शिक्षा प्राप्त करके वो किस क्षेत्र में जाना चाहता है और क्षेत्र में जाने के पीछे उसकी भावना क्या है। किसी काम के पीछे की भावना का बड़ा महत्व होता है। और आपने जो मंत्र दिया था कहीं मार खा के मत आना, उसके बारे में भी पूछेंगे कि कहीं किसी भी क्षेत्र में आपने कहीं समझौता तो नहीं कर लिया? हाँ, कई विद्यार्थी समझौता नहीं करते। हाँ, अध्यापकों की तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन छात्रों में वो बात है, वो उनमें हिम्मत रहती है, वीर रहते हैं, साहस रहते हैं, वो किसी से डरते भी नहीं हैं और समस्याओं का समाधान वीरता के साथ करते हैं। वीर वही है जो कठिन से कठिन समस्याओं का समाधान करने की क्षमता अपने अंदर उत्पन्न कर सके, उसी को वीर कहते हैं। आखिरी सवाल ये है कि मन में अब कोई और कसक है कुछ करने का? आखिरी बार आपको जो मौका मिले तो क्या आप शिक्षा के क्षेत्र में या किसी भी क्षेत्र में कुछ करना चाहेंगे? मुझे अगर कोई अवसर देता है या सरकार देती है तो हम ऐसे ही अवसर को प्राप्त लेने में रुचि रखते हैं, जिसमें युवा पीढ़ी को, जो देश के भाग्य निर्माता हैं कल के, उनके अगर विकास में, उनके हित में अगर उसमें काम करने का अवसर है तो हम उसको सहर्ष स्वीकार करेंगे। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया इतनी लंबी बातचीत के लिए, आपने समय भी दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप सुन रहे थे पूर्व कुलपति पूर्वांचल विश्वविद्यालय के प्रोफेसर राजाराम यादव को। कई सारी बातें हैं जो सामने निकल कर आई हैं। हालांकि पूर्वांचल विश्वविद्यालय के छात्र अगर कहीं पर सुन रहे हो तो वो बात भी आपको याद आएगी, और इसके साथ ही अभी भी जो चेहरे की चमक है और जो काम करने की लालसा है वो बताती है कि वो कुलपति का पद केवल पद नहीं था, बल्कि एक जिम्मेदारी भी थी, जिसको आज भी ये बखूबी निभा रहे हैं। प्रयागराज से खबर तक के लिए जयपाल।